हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हेलो एल्केन की समव्यवस्था और हेलो एल्केन का जो आईयूपीएसी नामकरण था वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और आज हमें जो है एक और छोटे से टॉपिक की बात करनी है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हेलो एल्केनों में द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण किस में देखेंगे? हेलो एल्केन यौगिकों में। तो हेलो एल्केन में द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट इन हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण कब उत्पन्न होता है, इसको समझने के लिए आपको ध्रुवणता को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम CX बंध की प्रकृति समझ लेते हैं। CX बंध की प्रकृति, X का मतलब क्या है बेटा? X का मतलब हैलोजन है। X का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। X का मतलब आपके हैलोजन है, मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो X का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो CX बंध की प्रकृति मतलब हम जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच बने, कार्बन क्लोरीन के बीच बने, कार्बन ब्रोमीन के बीच बने, या फिर भाई किसके, कार्बन और आयोडीन के बीच बने, तो इन बंधों की क्या प्रकृति होगी, इनके बीच द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, इन्हीं चीज़ों पर हमें चर्चाएं करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं CX बंध की प्रकृति की बात अगर हम करें तो आपको हम बताते हैं क्या बेटा, विद्युत ऋणात्मकता के लिए एक श्रेणी आएगी आपकी, उसको अगर आप देखिएगा तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, कार्बन और सल्फर। यहाँ देखिएगा तो कार्बन यहाँ पे है और आयोडीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, ये सारे कार्बन से क्या है, ज़्यादा विद्युत ऋणी हैं। ये विद्युत ऋणात्मकता श्रेणी है। इसमें जो कार्बन से ज़्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सभी कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है। तो कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणी होने के कारण बेटा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। भाई ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण। तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच के रखेगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा पास है और इलेक्ट्रॉन इससे दूर है तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या उत्पन्न हो गई, ध्रुवणता। हम क्या बोलेंगे, ये जो अणु है ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई है, ध्रुवणता। और ध्रुवणता की माप को ही बेटा बोला जाता है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले आप द्विध्रुव आघूर्ण समझ आई कि नहीं बात? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जब बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा, जब बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक तत्व की ओर ज़्यादा खिंच जाएगा, दूसरे से दूर। तो इस तरह से इस बंध में क्या हो जाएगी, ध्रुवणता आ जाएगी। एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बंध में क्या हो जाएगी, ध्रुवणता आ जाएगी। और ध्रुवणता की माप को ही हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब कि किसी भी अणु में जितना ज़्यादा ध्रुवीय गुण होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी उतना ही ज़्यादा होगा। किसी भी यौगिक में जितनी ज़्यादा ध्रुवणता होगी उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई। तो ध्रुवणता की माप को ही द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं बेटा, इसको म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, म्यू से। तो द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। और इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है डी/। क्या होता है बेटा, डी/। इसको शॉर्ट में डी से ही लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, डी/, होता है, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है ये डिपेंड किस पे करता है। देखो हमने क्या कहा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस चीज़ की माप है। भाई द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो माप होती है किसकी, ध्रुवणता की। मतलब कि अगर ध्रुवणता ज़्यादा होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ध्रुवणता के। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवणता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। पहली चीज़, ध्रुवणता किसके समानुपाती होती है, ध्रुवणता कब बढ़ती है, ध्रुवणता बढ़ती है जब क्या बढ़ जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। क्या बढ़ जाती है, विद्युत ऋणात्मकता। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो ध्रुवणता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो विद्युत ऋणात्मकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ध्रुवणता के, ध्रुवणता डिपेंड करता है विद्युत ऋणात्मकता पे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो म्यू है, जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विद्युत ऋणात्मकता के। ये आप कह सकते हो ना, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहले इतनी चीज़ें आप नोट करिए, तो फिर हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं, मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कुछ और बातें करते हैं और फिर इस पॉइंट पे भी आएंगे और फिर देखेंगे इनमें ध्रुवीय गुण किसका ज़्यादा है, किसकी ध्रुवणता सबसे ज़्यादा है, किसकी ध्रुवणता सबसे कम है, उन सारी चीज़ों की भी बातें करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक बार इसको हम, चलिए हो गया, आइए इसको रफ करते हैं पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने क्या कहा कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, ये क्या होता है भाई, ध्रुवणता की माप को बोलते हैं, ध्रुवणता की माप को ही द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और इसका मान निकाला कैसे जाता है, तो म्यू बराबर होता है बेटा E इंटू एल। क्या होता है, E इंटू एल। मान लो ये आपका कार्बन है और ये आपका कोई वही X है, कोई हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु है, हेलोएल्केन में यही तो होता है, कार्बन हेलोजन परमाणु के बीच बंद है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, ये मान लो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, L होती है, और इस पे जो आंशिक धनावेश, इस पे आंशिक ऋणावेश होगा, तो भाई किसी एक आयन पे भाई इस पे जितना धनावेश होगा उतना ही इस पे ऋणावेश होगा। यही तो होगा भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जितना इस पे आंशिक ऋणावेश होगा उतना ही इस पे आंशिक धनावेश होगा। तो ये ई क्या होता है, यही आवेश की मात्रा, यही क्या होती है, आवेश की मात्रा होती है। मतलब कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आवेश पे और इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी पे। आवेश और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी पे क्या डिपेंड करता है, आपका द्विध्रुव आघूर्ण डिपेंड करता है, निर्भर होता है। तो मतलब कि यहाँ सिंपल सा देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी भाई, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। विद्युत ऋणात्मकता अगर इसकी ज़्यादा होगी तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, चार्ज सेपरेशन आवेश जो अलग होंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो चार्ज होगा, आवेश की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। तो चार्ज, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो म्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाना चाहिए भाई, आवेश बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें इन बंधों में, तो मतलब इसके अनुसार जो कार्बन और हेलोजन में के बंध हैं उनमें द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें क्रम की, तो भाई क्रम कुछ ऐसा होना चाहिए था कि कार्बन फ्लोरीन का जो बंध होगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन क्लोरीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, और फिर कार्बन और आयोडीन का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होना चाहिए था। यही तो होना चाहिए था, क्योंकि भाई आवेश का मान ज़्यादा है। देखो ये भी हमने बताया था ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है कार्बन, सल्फर। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है सबसे, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सबसे कम आयोडीन की होगी इन चारों में। तो मतलब इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होना चाहिए था, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए। ऐसा हमने माना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या है बेटा, गलत है। फिर होता कैसे है, होता कुछ ऐसा है, देखिएगा ये जो CCl है ये सबसे ज़्यादा होता है, फिर CF होता है, फिर कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड होता है, उल्टा कर दें, और फिर कार्बन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सबसे कम। ये आपका क्रम सही होगा। अब ये क्रम सही होने का कारण क्या है, आओ देखते हैं। देखो द्विध्रुव आघूर्ण दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज सेपरेशन पे, दूसरा दोनों के बीच की दूरी पे। अब देखो ये आपका कार्बन है, ये आपका फ्लोरीन है, तो भाई यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये क्या है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच की दूरी। लेकिन ये कार्बन है और क्लोरीन का आकार भाई फ्लोरीन के आकार से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इसकी मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इसका जो आकार है, जो इसका आकार है वो क्या है, कम है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई ज़्यादा है, इसकी तुलना में कम है,
लेकिन फिर भी कार्बन से ज़्यादा तो है ही है, कार्बन से ज़्यादा है और आकार भी इसका क्या है, फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस कारण से इसका ई का मान, तो फ्लोरीन की तुलना में ई का मान थोड़ा सा कम है, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में इसका जो डिस्टेंस है, जो आकार है वो बढ़ जाएगा। तो भाई अगर आकार बढ़ जाएगा तो ये दूरी इनके बीच एल भी तो बढ़ जाएगी। आकार छोटा था तो एल छोटी थी और आकार बड़ा हो गया तो एल बड़ा हो गया। तो यही बात होती है कि जो क्लोरीन का होता है द्विध्रुव आघूर्ण, कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध का, वो कार्बन फ्लोरीन के बीच के बंध से ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा, हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, भाई म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो म्यू द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक्सपेक्टेड है हमारा, एक्सपेक्टेड मतलब हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा तो है। ई का मान, इसका ई का मान Cl से ज़्यादा तो है, लेकिन फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा है और क्लोरीन का आकार बड़ा है। तो आकार बड़ा होने के कारण इसके L का मान, क्लोरीन के लिए L का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए L का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, और इसके लिए L का मान कम हो जाता है। तो ये जो इसका L का मान होता है, ये ज़्यादा हो जाने के कारण CCl का द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लेना, तो फिर कुछ और कहानी आगे समझते हैं, ठीक है। फिर कुछ और कहानी आगे समझते हैं। तो ये एक बॉन्ड की, पर्टिकुलर बॉन्ड की बात थी। मतलब कि अभी ये जब आगे आप पढ़ोगे रासायनिक गुण, मतलब हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको CX प्रकृति, CX बंध की प्रकृति आपको मिलेगी। तो CX बंध की प्रकृति में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप जल्दी से नोट करिए, तो फिर आगे की कहानी जल्दी से जानते हैं। ठीक है, चलो। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है कंपाउंड का, उसको कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि आपके NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और फिर आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं आगे के लिए, ठीक है। चलो, तो आइए देखते हैं उसको, वो क्या चीज़ है भाई। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आपको दिया है CH2Cl2, आपको दिया है CHCl3 और आपको दिया है CCl4। कह रहा है इनमें सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा। तो सबसे पहले हम तरीका ही सीख लें कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे निकाला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर इस तरीके को हम सीख लें तो फिर हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई, बहुत आसान हो जाएंगी। हमसे क्वेश्चन आसानी से क्या होंगे, बनने लगेंगे। तो वही सबसे पहले हम करेंगे बेटा, कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे द्विध्रुव आघूर्ण को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। चले, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, भाई द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा, पहला पॉइंट, यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी परमाणु समान हों तथा यौगिक की संरचना सममित हो। कैसी हो, सममित हो, तो उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ही 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बेटा उसका कितना होता है, 0 होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं, तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाना, इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक क्या होता है भाई, एक एरो से दर्शाते हैं। कुछ इस प्रकार के एरो से दर्शाते हैं, जो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ से
इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत धनी तत्व जिस पे धन आवेश होता है उसकी तरफ से ऋण आवेश की तरफ इसका दिशा होती है। तो जैसे मान लो हमने क्या कहा, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी परमाणु समान हो और यौगिक की संरचना क्या हो, सममित हो, तब हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हेलो एल्केन का ही यौगिक है ये CCl4, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, पर क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, पर क्लोरोमीथेन इसका नाम है, या हम इसी को क्या बोलते हैं भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, या बेटा इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप जानते हो इसी को हम लोग पायरीन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है भाई, आग बुझाने का काम करती है। पायर मीन्स होता है आग, तो पायरीन हो गया। इसकी संरचना देखेंगे CCl4 की संरचना, आइए देखते हैं। तो CCl4 की संरचना कैसी होगी भाई, CCl4 की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, Cl 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 और Cl। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर काम करेगा, और इस क्लोरीन की भाई इधर से इधर काम करेगा। तो अब हुआ क्या, ये सम्मित संरचना है। सम्मित संरचना मतलब एक समान चारों तरफ से है भाई। अगर हम यहाँ से काटें, इसको बीच से कट कर दें तो ये दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे, अगर यहाँ बीच से कट कर दें तो ये दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। तो आप देखिएगा ये सम्मित संरचना है। अब सम्मित संरचना में क्या हुआ भाई, इस क्लोरीन ने जितना इधर खींचा उतना ही इस क्लोरीन ने इधर खींच लिया, जितना इसने इधर खींचा उसने उतना ही इधर इसने खींच लिया। तो इसका जो डाइपोल था मतलब ध्रुवता थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि ये ना इधर इलेक्ट्रॉन जा पाया ना इधर इलेक्ट्रॉन जा पाया। इस एक पॉइंट इधर ले गया तो ये एक पॉइंट इधर ले गया, दोनों बीच में ही रह गए, इधर जा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन है। अगर दोनों अलग होते तो दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अलग होती, तो या इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता या इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता। लेकिन क्या है, दोनों के दोनों परमाणु समान है। दोनों के दोनों परमाणु समान होने पर क्या हो जाएगा भाई, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर। वही चीज़ इसमें भी काम करेगी भाई, ये इधर से इधर काम करेगा और ये इधर से इधर। जितना ये इधर ले जा रहा उतना ये इधर लेके चला गया, ये 0 हो गया। इसका द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इस कंपाउंड का जो म्यू होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बात इतनी आप समझ गए होगे। चलो पहला तो ये है, इसको जल्दी से नोट करो पहला पॉइंट, फिर और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। चलिए ठीक है। चलो अगर हम हेलो एल्केन के अलावा भी कुछ और यौगिकों की बात कर लें, जैसे सम्मित यौगिकों की बात करें तो समझते हैं उनको भी, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखो ये तो हेलो एल्केन में हो गया। मान लो हम ले लेते कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी देखो संरचना कैसी, सम्मित है भाई। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर गया, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर गया भाई। इसने इधर खींचा इसने इधर खींचा, कहीं नहीं जाके बीच में ही रह जाएगा। इसका भी जो म्यू होगा इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से एक और यौगिक है अपने पास, कार्बन डाइसल्फाइड भाई। वही सम्मित संरचना, दोनों सल्फर 180 डिग्री पे रहेंगे, जितना ये इधर ले जाएगा उतना ये इधर ले जाएगा, इसका म्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह एक और यौगिक देखें जिसकी सम्मित संरचना है, यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड को देखोगे तो इसकी भी जो संरचना होती है, इसकी भी संरचना कैसी होती है, सम्मित संरचना होती है। और जब इसकी संरचना सम्मित संरचना है तो सम्मित संरचना होने के कारण इसका भी जो म्यू होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है, इसका भी जो म्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। चलो जल्दी से इसको नोट करो। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, कार्बनिक यौगिकों की बात करें, तो उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास और भी हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो भाई कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये H इधर ये H इधर, ये H इधर ये H इधर। अगर यहाँ से बीच से ब्रेक करें तो दोनों के दोनों पार्ट एक जैसे, ये सम्मित संरचना है। इसी तरीके से लास्ट वाला हाइड्रोजन हाथ दिख रहा है थोड़ा सा बाउंड्री पे ये। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखोगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखो भाई एकदम रेखीय संरचना है। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहीं इधर जाएगा ही नहीं, खत्म बात। तो ये आप जल्दी से इसको नोट करें। तो फिर अगला देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ये तो हो गया, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल देखते हैं, ठीक है। चलो
तो बेटा जो अगला रूल होगा वो असम्मित यौगिकों के लिए, मतलब हमारा अगर जो यौगिक है वो असम्मित हो जाए तो क्या होगा। चलो देखते हैं। चलो अगर अपना यौगिक कैसा हो, असम्मित, चलो देखते हैं। तो असम्मित अणुओं का, असम्मित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ही 0 से ज़्यादा होता है, सदैव 0 से ज़्यादा होता है या अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हेलो एल्केन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, CHCl3, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसकी संरचना देखेंगे तो मान लो अगर हम इसको ऐसे बना दें Cl और ये Cl, तो आप ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे जो है, मान लो ये जो है सम्मित है, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के सीध में, मान लो ऐसा, तो भाई मान लो ये इधर जितना ले जाएगा ये इतना इधर ले जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है भाई इस वाले बंद का, ये तो इधर नीचे की तरफ काम करेगा ही करेगा ना भाई। इसने इसको कैंसिल कर दिया, सपोज करो इन दोनों ने सामने होने की वजह से एक दूसरे कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी इसका जो होगा ये इधर काम करेगा ना। और हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता है, तो जो ओवरऑल इस बॉन्ड का, पूरे बॉन्ड का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इस दिशा में काम करेगा भाई। ये इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन एक द्विध्रुव आघूर्ण अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए सामने कोई है नहीं, तो इसका जो म्यू होगा वो हमेशा ही 0 से ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल देखें, कॉमन एग्जाम्पल, तो हमारे पास H2O है। H2O में क्या होता है बेटा, बेंट स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और इसके पास तो लोन पेयर भी होता है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे नहीं गए, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर काम कर रहा है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर काम कर रहा। अगर ये दोनों कैसे होते, 180 डिग्री पे सीधे होते, तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो 180 डिग्री पे काम करता तो 0 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये बेंट है, बेंट किस कारण है, लोन पेयर ने बॉन्ड को दबा दिया तो बॉन्ड बेंट हो गए। तो इस कारण से यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 नहीं होता है। ठीक है, नोट करो इसको भी जल्दी से, तो फिर आगे कहानी जानते हैं। हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आपको जैसे हमने बताया था ज्यामितीय समावयवी आपको मिलेंगे, एक सिस फॉर्म मिलेगा, एक ट्रांस फॉर्म मिलेगा। तो जो सिस यौगिक होंगे और ट्रांस यौगिक होंगे उनकी बातें आइए करते हैं। ठीक है, उनकी बातें कर लेते हैं, उनको भी समझते हैं। देखें, जैसे ये हेलो एल्केन श्रेणी के ही सदस्य होंगे, C ये Cl ये Cl, यहाँ पे H कर देते हैं, H ये Cl ये H, ठीक है। और एक हम यहाँ पे बनाते हैं, ये Cl ये Cl ये H और ये H। देखो ये क्या है भाई, जब दोनों समान परमाणु समान दिशाओं में होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म, मतलब समपक्ष रूप। क्या बोलते हैं, समपक्ष रूप कहते हैं। और जब दोनों के दोनों समान परमाणु विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, मतलब विपक्ष रूप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपक्ष रूप कहते हैं ये। अब अगर आप देखोगे तो भाई ये जो ट्रांसफॉर्म है, इसमें देखो, इसमें इस कार्बन का भाई द्विध्रुव आघूर्ण इस साइड काम कर रहा है और इसका इधर काम कर रहा है। इसने इन दोनों, क्योंकि ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, इसलिए जितना ये इधर ले जाएगा उतना ये इधर ले जाएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 0। वही सेम चीज़ यहाँ होगी, जितना इस कार्बन हाइड्रोजन में होगा उतना इस कार्बन हाइड्रोजन में होगा, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 0। तो यहाँ पे म्यू का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर जो हमारे कार्बन से जुड़े हुए परमाणु हैं वो समान हैं और वो ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया 0। और यहाँ देखो समपक्ष का,
भाई ये इधर अपना लेके चला जा रहा है, ये द्विध्रुव आघूर्ण इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको भी सपोर्ट करेगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, इसमें हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ ही जाएगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भाई 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में 180 डिग्री पे होते हैं समान परमाणु, 180 डिग्री पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। जबकि सिस फॉर्म में भाई 90 डिग्री पे होते हैं, ये दोनों जो समान परमाणु हैं ये अगर इनको मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होते हैं, वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्म 0 और सिस फॉर्म 0 नहीं होता है, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, हो गया। चल तो ये तो हो गया भाई किसका, ये हो गया यदि कार्बन से जुड़े समूह परमाणु हो, तब के लिए क्या है, परमाणु हो। अगर कार्बन से जुड़े हुए समूह जो हैं वो परमाणु हो तो परमाणु होने पर सिस के लिए 0 होगा और ट्रांस के लिए 0 होगा और सिस के लिए 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे देखो क्लोरीन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन अगर यहाँ पे अणु आ जाए, चलो उसकी कहानी देखते हैं, उसकी भी कहानी को देखते हैं। अगर परमाणु ना आके अणु आ जाए तो अणु आने के लिए 2 कंडीशन होती है। सारा द्विध्रुव आघूर्ण हम आपको यही सिखा दे रहे हैं ताकि फिर आप आगे भी अगर चैप्टर्स में कभी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यदि कार्बन से जुड़े समूह किस रूप में हो भाई, अणु के रूप में हो या अणु, तब क्या होगा, तो 2 कंडीशन। पहला, यदि जो समूह होंगे वो लीनियर मोमेंटम शो करेंगे या लीनियर मोमेंट में होते हैं, मतलब रेखीय आघूर्ण दर्शाते हैं। कैसा रेखीय आघूर्ण दर्शाते हैं, हम कहते हैं समतल होते हैं, प्लानर होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, होते हैं। तो ट्रांस का म्यू हमेशा ही क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये CH3 है, C है, डबल बॉन्ड CH3 है, ये H है और ये H है। अब ये जो CH3 अणु है, ये CH3 अणु बेटा आपने 11th में सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी GOC अच्छे से पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि जो CH3 है, CH3 समूह लीनियर मोमेंटम शो करता है, लीनियर मोमेंट शो करेगा। तो मतलब अगर ये लीनियर मोमेंट, देखो ये परमाणु तो नहीं है भाई, इसमें 2 से अधिक परमाणु है, मतलब ये अणु हो चुका है, तो ये लीनियर मोमेंट शो करता है कौन, एल्काइल ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे वो लीनियर मोमेंट शो करेंगे, ठीक है। एथिलो, मेथिलो, ये तो इसलिए इनके ट्रांस में हमेशा ही 0 होगा। देखो अपोजिट साइड है, ट्रांस है, और सिस का हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, या हम कहते हैं सिस का जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये यदि क्या हो भाई, जो समूह है वो लीनियर मोमेंटम शो करते हैं, लीनियर मोमेंट दिखाते हैं, तो जो ट्रांस होगा, ट्रांस का जो म्यू होगा, वो म्यू हमेशा ही बेटा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन इसको नोट करो तो एक और कहानी बताते हैं, जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो। और देखो यहाँ पे अगला, यदि समूह जो है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यदि समूह नॉन लीनियर मोमेंटम में होते हैं, नॉन लीनियर मोमेंट शो करते हैं, तो जो ट्रांस का म्यू होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो कभी 0 नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम समूह बदल दें, यहाँ पे हम समूह बदल दें, यहाँ पे हम लगा देते हैं COOH। क्या लगा देते हैं, COOH। तो COOH जो होता है वो प्लानर नहीं होता है, मतलब समतली नहीं होता है, तो ये नॉन लीनियर मोमेंटम में शो करेगा, नॉन लीनियर मोमेंट शो करेगा। तो नॉन लीनियर मोमेंट शो करेगा तो ये जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म का भी जो म्यू होगा वो 0 नहीं होगा, हमेशा ही 0 से ज़्यादा ही होगा भाई। ना तो सिस फॉर्म 0 के इक्वल होगा और ना ही ट्रांसफॉर्म 0 के इक्वल होंगे। दोनों के दोनों मान क्या होंगे भाई, हमेशा 0 से ज़्यादा होंगे। बस होगा क्या, डिफरेंस ये रहेगा कि जो सिस का होगा वो ट्रांस से ज़्यादा रहेगा, बस
लेकिन ना तो सिस जीरो होगा ना तो ट्रांस जीरो होगा। कब? जब जो समूह है, जो ग्रुप है, वो लीनियर मोमेंट नहीं शो करेंगे। लीनियर मोमेंट नहीं शो करेंगे तो ना तो सिस का जीरो होगा ना तो ट्रांस का जीरो होगा। लेकिन ये कहानी बनी रहेगी वैसे ही कि सिस का ज़्यादा होगा हमेशा ट्रांस से। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग क्या करेंगे बेटा, नोट करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात किसकी बेटा। मान लो एक और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं इसी का, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लियो। मान लो यहाँ पे OH समूह होता, क्या होता, OH समूह होता, तो OH भी लीनियर मोमेंट नहीं शो करेगा। तो OH भी जब लीनियर मोमेंट नहीं शो करेगा तो इसके भी जो ट्रांस होंगे, इसके भी ट्रांस का जो म्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन ये भी फॉलो करेगा कि सिस का ट्रांस से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग बात करते हैं एक और कंडीशन की। मान लो दो समूह अलग हो जाएं, चलो इसको रफ करें। रफ करते हैं। और ट्रांस का किस केस में जीरो नहीं होगा, तो बेटा ट्रांस का किस केस में जीरो नहीं होगा उसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, जब यदि कार्बन से जुड़े दो समूह, जुड़े समूहों में से दो समूह अलग हो जाएं, दो समूह क्या हों, अलग हों। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ये वाला ब्रोमीन हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ क्या होगा भाई, अब ये ट्रांसफॉर्म तो है, लेकिन क्योंकि ये दोनों परमाणु जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो इस केस में ना तो सिस का जीरो होगा और ना ही ट्रांस का, मतलब इस केस में भी ट्रांस का जीरो नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा ही होगा ये। ठीक है, तो अगर कार्बन से जुड़े दो समूहों में से कोई दो समूह अलग हो जाएंगे तो उस केस में भी ट्रांस का जीरो नहीं होगा, हमेशा ही जीरो से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कहानी आप जानते रहिएगा। अब आपको एक चीज़ और बतानी है, और वो क्या है बेटा, वो है एरोमेटिक यौगिकों में। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो। तो आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एरोमेटिक यौगिकों का फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मतलब एरोमेटिक, क्योंकि अभी तो हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं ना, और एरोमेटिक यौगिक मतलब हेलो एरीन में मिलेगा। तो जब हम हेलो एरीन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको हेलो एरीन मतलब कि इसका एरोमेटिक कंपाउंड का भी डाइपोल मोमेंट निकालना सिखा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और क्लास में क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कैसे टाइमिंग क्या बढ़ाई जाए क्लास की, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम ही रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि टाइमिंग क्लास की बढ़ानी चाहिए, लगभग 50 मिनट से 1 घंटे की क्लास अगर आपको चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर लंबी क्लासेस लीजिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो वो सारी चीज़ें पर भी फिर चर्चा होगी, वो सारी चीज़ें भी की जाएंगी। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।